सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनेमि छंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवसपरुवनम ओछम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइए हम सभी मिलकर अभी जो ध्रुव और अध्रुव रूप से क्षेत्र और काल के वृद्धि के क्रम को यहाँ पर बता रहे हैं, उस क्रम को हम सभी समझ रहे हैं। और उसमें कल की कक्षा में जो विषय हम लोगों ने पढ़ा था वह विषय इस प्रकार था। देखिए ध्यान से, सर्वप्रथम हमने पढ़ा 399 नंबर की गाथा में सूचांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जब द्रव्य के विकल्प हो जाए तब क्षेत्र की अपेक्षा से आकाश में एक प्रदेश बढ़ता है। इसी क्रम से एक एक आकाश के प्रदेश की जब वृद्धि हो जाए तो उतनी करनी चाहिए जब तक कि उत्कृष्ट देशावधि का सर्वलोक हो जाए। अब यहां पर यह बता रहे हैं कि जैसे मान लो हम गाड़ी से चल रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं और जो मीटर है हमारे गाड़ी का वो एक एक किलोमीटर आगे बढ़ रहा है। 80 किलोमीटर तक बढ़ा, लेकिन बाहर देख रहे तो अभी तक जयपुर ही दिख रहा है। जयपुर सिटी कितनी बड़ी है। तो वह काटा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते 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 80 किलोमीटर जब गया, तब जो है 80 किलोमीटर के बाद 81वें किलोमीटर में एक जो क्षेत्र है वो परिवर्तित हो गया, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ जयपुर में ही चल रहा था, अब वो एक क्षेत्र परिवर्तित हुआ। अच्छा, क्षेत्र परिवर्तित हुआ लेकिन राज्य अभी तक वही चल रहा था, राजस्थान। जयपुर गया, जयपुर से हम आगे बाहर आते गए आते गए आते गए, ये सारे शहर निकल रहे, लेकिन अभी तक जो है वो महावीर जी भी निकल गया, उसके बाहर भी हम निकल रहे हैं। मथुरा अभी आने को है, थोड़ा बाकी है, लेकिन अभी तक राजस्थान ही चल रहा है राज्य। और जैसे ही मथुरा पहुंच गए, अब वो राज्य भी चेंज हो गया और उत्तर प्रदेश आ गया। तो ये जो परिवर्तन है, द्रव्य का परिवर्तन चल रहा है, और द्रव्य का परिवर्तन होते 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 सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जब विकल्प हो जाते हैं, तब क्षेत्र की अपेक्षा से उस जो क्षेत्र लिया था जगन्य हमने, उसमें एक प्रदेश बढ़ेगा। अब उसके बाद उन्होंने बताया था 400 नंबर की गाथा में, जघन्य देशावधि के विषयभूत काल का जो प्रमाण है वो आवली का असंख्यात्वा भाग है। ठीक है, भूत और भविष्य में। अब इसके ऊपर उत्कृष्ट देशावधि के विषयभूत एक एक समय हम बढ़ाते गए, तो एक समय कम एक पल्ले प्रमाण जो है वो देशावधि का उत्कृष्ट काल गिना जाता है। अब इसमें भी ध्रुव तथा अध्रुव वृद्धि रूप क्रम से एक एक समय की वृद्धि होती है। ध्रुव मतलब निश्चित संख्या से, अध्रुव मतलब निश्चित संख्या से नहीं होगी। तो यहां पर बताया था, क्षेत्र जैसे द्रव्य और क्षेत्र में अंतर होता है परिवर्तन का, उसी तरह से क्षेत्र में
ध्रुव वृद्धि अथवा अध्रुव वृद्धि हो रही है, हो रही है, हो रही है, तो काल में एक समय कब बढ़ेगा? तब बता रहे हैं जैसे जघन्य क्षेत्र है, उस जघन्य क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ा, एक प्रदेश बढ़ा, एक प्रदेश बढ़ा, प्रदेश ऐसे बढ़ते चल रहे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। फिर घनांगुल के असंख्यात प्रमाण प्रदेश जब बढ़ जाएंगे, उसके बाद उस जघन्य काल में एक समय जुड़ जाता है। 400 नंबर की गाथा। ऐसे ही अब घनांगुल के असंख्यात प्रदेश बढ़ने के बाद इधर काल में एक समय बढ़ा था, अब उस काल में दूसरा समय और बढ़ा दो, अभी नहीं बढ़ेगा, उसमें फिर से एक प्रदेश, उस घनांगुल के असंख्यात प्रदेश में एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, चार प्रदेश, ऐसे प्रदेश प्रदेश बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। फिर उसके बाद फिर से घनांगुल के असंख्यातवें प्रदेश के बाद फिर से घनांगुल के असंख्यातवें प्रदेश जब जुड़ जाएंगे, तब काल में दूसरा समय बढ़ेगा। इस प्रकार से ध्रुव अथवा अध्रुव वृद्धि के क्रम से एक एक समय की वृद्धि होते होते पल्य में एक समय कम तक वृद्धि होगी, तो वह देशावधि के काल की उत्कृष्ट मर्यादा आएगी। तो उस देशावधि काल की मर्यादा परीक्षा में यदि आपको पूछी जाए जघन्य कितनी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण। ठीक है ना, काल की मर्यादा जघन्य से आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण। अब पूछा जाएगा देशावधि काल की उत्कृष्ट की मर्यादा बोलिए, तो आपका उत्तर होना चाहिए पल्य में एक समय कम, इतनी जो है उत्कृष्ट अवगाहना होगी। अब देखो 401 नंबर की गाथा से कांडक प्रारंभ हो गए थे। कांडक मतलब क्या होता है? कांडक मतलब समझना, कांडक का अर्थ होता है एक एक भाग। ठीक है, जैसे गन्ना होता है, गन्ने के एक 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 कांडक हम लेते हैं, मतलब वो उसके क्या होते हैं? कांड होते हैं। तो ऐसे कांडक मतलब ऐसे 19 कांडक यहाँ पर लिए गए हैं। कितने कांडक लिए? यहाँ पर 19 कांडकों की बात चल रही है, 19 प्रकार के कांडकों को यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कांडक होते हैं वो कांडक कैसे होते हैं, तो उस विषय में बताया गया है। देखिए, कांडक के विषय में जब आगम में देखते हैं तो कांडक का अर्थ होता है समूह। मतलब कांडक एक तरह से होता है मोटे मोटे का भेद। तो एक समूह में जो बात चलेगी, एक समूह के समान बात चलेगी, वह एक कांडक। अब एक समान बात जब तक चल रही है वह एक कांडक, उसके बाद नया कुछ शुरू हो गया विषय, वो दूसरा कांडक चलेगा। अब उसमें भी वह उसी तरह से आगे आगे जुड़ता जाएगा। इस तरह से देखो, जब एक समूह में एक समान बात चल रही है वह एक कांडक होगा, उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ नई बात जुड़ गई, तो उसमें वह दूसरा कांडक प्रारंभ हो जाएगा। अब देखो, देशावधि ज्ञान के विषय में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की बात चल रही है। तो उसमें द्रव्य, क्षेत्र और काल की संयोजना के लिए 19 प्रकार के कांडकों का वर्णन इसमें दिया हुआ है। अब प्रथम कांडक, उसमें असंख्यात समयों की वृद्धि बता रहे हैं, ध्रुव और अध्रुव रूप। ठीक है, अब ये प्रथम कांडक में चलेगी असंख्यात समयों की वृद्धियां। तो असंख्यात समयों की वृद्धि जब तक चलेगी ये प्रथम कांडक। ठीक है, अब देखो, ये प्रथम कांडक हुआ असंख्यात समयों के लिए। फिर से समझो, मान लो हम एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो वह हमारी यात्रा जो है वो 1000 किलोमीटर की यात्रा है। अब 1000 किलोमीटर की यात्रा है, मान लो महाराष्ट्र से कोई राजस्थान जा रहा है, 1000 से 1100 किलोमीटर की वो यात्रा है। अब उसमें क्या हो गया, कोई व्यक्ति निकला और 100 किलोमीटर बाद कोई बड़ा गांव आ गया। ठीक है ना, जालना से निकले थे, एक 60-70 किलोमीटर चले, एक गांव आ गया छत्रपति संभाजी नगर।
अब क्या हो गया, जिला वहां से परिवर्तित हो गया। तो वहां तक एक जो जिला चल रहा था वह एक कांडक, फिर आगे जो दूसरा जिला प्रारंभ होगा वो भी लगभग 100 किलोमीटर तक चलेगा, वह दूसरा कांडक। फिर हमने अगले मान लो मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, वहां पर भी एक जिला होगा, वो 100 किलोमीटर का होगा, वह तीसरा कांडक। ऐसा एक ही विषय जहां पर चलेगा वह कांडक के रूप में होगा। ठीक है ना। जैसे गन्ने का उदाहरण हमने पढ़ा था ना, स्थिति कांडक घात। ठीक है। तो उसके जो जोड़ होते हैं, उस जोड़ के पहले तक वह एक कांडक, जोड़ के बाद दूसरा कांडक, फिर जोड़ के बाद तीसरा कांडक, ऐसे उसमें कांडक के रूप में वो जुड़ते जुड़ते जाएंगे। और दो प्रमाण इसमें आ रहे हैं, ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि। ध्रुव वृद्धि मतलब अंगुल के असंख्यातवें भाग जो सब जगह पर समान रूप से चलेगी, वो असंख्यातवें भाग वो ध्रुव वृद्धि होगी। और जो अध्रुव वृद्धि होगी वह अंगुल के असंख्यात भाग कभी होगी, अंगुल के संख्यातवें भाग कभी होगी, वो अध्रुव वृद्धि। अच्छा, ये कितनी बार होगी, तो बता रहे ध्रुव वृद्धि भी असंख्यात बार होगी और अध्रुव वृद्धि भी असंख्यात बार होगी। ये सामान्य रूप से एक बताया कांडक और ध्रुव और अध्रुव के विषय में, जो विषय हमको अभी यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 399 गाथा हमारी हो गई थी, 400 नंबर की गाथा हो गई थी और 401 नंबर की गाथा भी हो गई थी। 401 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था प्रथम कांडक जो है उसके उत्कृष्ट विकल्प पर्यंत असंख्यात बार घनांगुल में अवली का भाग देने पर जितना प्रमाण आवे, इस तरह के अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ध्रुव वृद्धि होगी। और इस ही कांडक के अंत पर्यंत घनांगुल के असंख्यातवें और संख्यातवें भाग प्रमाण अध्रुव वृद्धि भी होगी। यहां पर हमने कहा था ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसको अध्रुव वृद्धि करनी है। ठीक है। कहां पर, जो 401 नंबर की गाथा के अर्थ में दिया हुआ है। अब देखो, यहां पर जो विषय बताया उसी विषय को थोड़ा सा और आगे हमें समझना है। ठीक है। 401 नंबर की गाथा, अब वृद्धि है, वृद्धि हो रही है, तो प्रति समय कितने प्रदेशों की वृद्धि हो रही है, वह प्रति समय कितने प्रदेशों की हो रही है, कितने समयों की वृद्धि हो रही है, इसको हम बोलेंगे वृद्धि। अब यह वृद्धि कितनी बार हो रही है वो गिनती अलग होगी, और कितनी प्रदेशों की और कितने समय की हो रही वो अलग होगी। तो ध्रुव वृद्धि कितनी हो रही है, घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, ये ध्रुव वृद्धि चल रही है, कितनी बार, असंख्यात बार हो रही है। अध्रुव वृद्धि घनांगुल के संख्यात बार कभी, घनांगुल के असंख्यात बार कभी, कितनी बार हो रही है, ये भी असंख्यात बार हो रही है। अच्छा, ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि दोनों मिलाकर कितनी बार होगी, तो यह भी असंख्यात बार। ठीक है ना, क्योंकि असंख्यात जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो इस तरह से वो असंख्यात बार होगी। फिर 402 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा, जघन्य देशावधि के विषयभूत क्षेत्र के ऊपर ध्रुव रूप से अथवा अध्रुव रूप से क्षेत्र की वृद्धि होने पर जघन्य काल के ऊपर एक एक समय की वृद्धि होगी। लेकिन वो क्षेत्र कितने होने चाहिए, तो कह रहे हैं वह सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, उतना सूच्यांगुल कहो, घनांगुल कहो, व्यवहार अंगुल कहो, एक ही बात है। उतने जब हो जाएंगे तब एक समय की वृद्धि यहां पर होगी। तो ध्रुव वृद्धि क्षेत्र में नियत प्रदेशों की वृद्धि होने पर काल में वृद्धि होना, यह ध्रुव वृद्धि है। क्षेत्र में अनियत प्रदेशों की वृद्धि होने पर काल में वृद्धि होना, यह अध्रुव वृद्धि है। ये दोनों वृद्धियां काल वृद्धि के लिए ही है। द्रव्य और भाव की वृद्धि प्रत्येक भेद में होती ही रहती है। द्रव्य की तो हम देख रहे पहले से, जो मतलब द्रव्य में परिवर्तन हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। ऐसे वो सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जब होगी तब एक क्षेत्र में वृद्धि होगी।
और क्षेत्र के वृद्धि में भी प्रत्येक में सूच्य के असंख्यात भाग प्रमाण जब वृद्धि होगी तब एक समय में वृद्धि होगी। तो ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि दोनों ही प्रकार की वृद्धि होते हुए काल में एक एक समय बढ़ता चलता है। ठीक है, इस तरह से। अब जो 403 नंबर की गाथा है, 403 नंबर की गाथा में प्रथम जो कांडक है उस कांडक को यहां पर समझाया गया है, उसको हम यहां पर देख लेते हैं। सब लोग गाथा बोलेंगे। संखातीदा समया, संखातीदा समया, पढ़ में पौवम में उभय दो वड्ढी, पढ़ में पौवम में उभय दो वड्ढी, खेतम कालम अस्य, खेतम कालम अस्य, पढ़मादि कंडये तोच्छम, पढ़मादि कंडये तोच्छम। देखो यहां पर दे रहे हैं संख्यातीदा, संख्यातीत, समया समये, पढ़ में मतलब पहले, पौवमी पर्व में, उभये दो, उभय मतलब दोनों प्रकार की, वड्ढी मतलब वृद्धि होती है, दोनों मतलब ध्रुव अध्रुव। खेतम कालम अस्य, क्षेत्र में कालम काल को, अस्य मतलब आश्रित लेके, पढ़मादि पहले आदि में, कंडये ओछम कांडक कहा गया है। ये हो गया शब्द का अर्थ। मतलब क्या कह रहे हैं, पहला जो कांड है उस पहले कांडक में ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से संख्यातीदा समया, ठीक है ना, संख्यात आदि समय की वृद्धि होती रहती है। पहले कांडक में ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से संख्यात अतीदा, संख्यात अतीत मतलब क्या, असंख्यात, संख्यात में एक भी प्लस हुआ तो असंख्यात होता है। ये पिछले साल हमने पढ़ा था, याद हो तो हमने 100 संख्यात को पकड़ा था और उसमें एक प्लस कर लिया तो 101 जो है वो असंख्यात हो जाता है। तो संख्यात अतीत मतलब असंख्यात समय की वृद्धि होती है पहले कांड में ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से। इसके आगे प्रथम आदि कांडकों का क्षेत्र और काल के आश्रय से वर्णन वोच्छम मतलब करेंगे। पहले कांड में क्या बताया, पहले कांड में ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से असंख्यात समय की वृद्धि होती है। अब इसके आगे खेतम कालम, क्षेत्र और काल को अस्य मतलब आश्रित्य करके पढ़मादि पहले आदि में कंडये ओछम कांडकों का वर्णन करेंगे। पहले आदि कांडकों का वर्णन करेंगे मतलब जो 19 प्रकार के कांडक यहाँ पर बताए गए हैं उन 19 प्रकार के कांडकों का वर्णन करेंगे। तो इस गाथा के माध्यम से सिर्फ इतना समझना है, प्रथम कांडक में ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से असंख्यात समय की वृद्धि होती है। इसके आगे प्रथम आदि कांडकों का क्षेत्र और काल के आश्रय से वर्णन करेंगे। वो 404 नंबर की गाथा से प्रारंभ हो जाएगा। तो 404 नंबर की गाथा से हमको यहाँ पर क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि अब आगे आगे का कांड जो है वो कैसा होता है। देखो जो पहला कांडक है उसमें उन्होंने ये बता दिया असंख्यात आदि समय में ध्रुव और अध्रुव रूप से वृद्धि होती रहती है। मतलब पहला कांडक ध्रुव और अध्रुव दोनों वृद्धियों से युक्त असंख्यात समय का होगा। पहला कांडक असंख्यात समय की वृद्धि होगी तो पहला कांडक ध्रुव और अध्रुव रूप से वह असंख्यात समय का होगा। मान लीजिए प्रथम कांडक में जघन्य काल के प्रमाण से
जो ध्रुव वृद्धि द्वारा और अध्रुव वृद्धि द्वारा एक एक समय प्रबद्ध से असंख्यात समय बढ़ रहे हैं, वे कितने हैं? तो प्रथम कांडक के उत्कृष्ट काल के समय के प्रमाण में जघन्य काल के समयों का प्रमाण घटाने पर जो प्रमाण शेष रहेगा उतने असंख्यात समय के प्रथम कांडक में बढ़ते हैं। मतलब जो मनोवर्गना का हमने निकाला था ना, उत्कृष्ट में से जघन्य को घटा दो प्लस एक कर दो तो जितने विकल्प बनेंगे, तो ये बता रहे हैं पहले कांडक में कितने समय होंगे। तो पहले कांडक के जघन्य काल का प्रमाण है, वो हमें मालूम है, जघन्य काल का आवली का असंख्यातवा भाग। और उत्कृष्ट का जो भेद है, वो उत्कृष्ट का भेद जितना भी निकलेगा पहले कांडक का, तो वो समय हमें निकालना है। तो उत्कृष्ट काल का समय जितना होगा उसमें जघन्य काल को घटा दीजिए, जो शेष रहेगा उसमें एक और जोड़ दीजिए, तो वो उतने विकल्प जो है पहले कांडक के बनेंगे। ऐसे ही प्रथम कांडक के उत्कृष्ट क्षेत्र के प्रदेशों के प्रमाण में से जघन्य क्षेत्र के प्रदेशों का प्रमाण घटाने पर जो अवशेष रहेगा क्षेत्र के विषय में, उतने प्रदेश प्रथम कांडक के पूर्वोक्त प्रकार से बढ़ते हैं। अब जो वृद्धि रूप समयों का प्रमाण कहा, उसे आवली के असंख्यातवें भाग मात्र जघन्य काल में जोड़ दिया और प्रथम कांडक के अंतिम भेद में अवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल वह होगा। वृद्धि रूप प्रदेशों के प्रमाण को घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र जघन्य पे जब मिला देंगे तो प्रथम कांडक के अंतिम का भाग मिलेगा। अब ये क्या कहा, क्या हम समझे? सिर्फ इतना समझना है, इस पहले कांडक में असंख्यात बार जो ध्रुव रूप और अध्रुव रूप वृद्धि हो रही है, चाहे क्षेत्र की हो चाहे समय की हो, सिर्फ इतना समझना है। जितने भी उसमें भेद निकलेंगे तो उत्कृष्ट भेद में से जघन्य भेद घटा देंगे तो उसमें जितने विकल्प बनेंगे वो विकल्प उसमें बन जाएंगे। अब ये कैसे विकल्प बनेंगे, तो उसके लिए 19 कांडकों के माध्यम से इसका वर्णन होगा, वह आचार्य महाराज ने दूसरी पंक्ति में यहां पर बता दिया। अभी भी हो सकता है कि विषय संपूर्ण समझ में ना आए, कोई बात नहीं है, ये कांडक को थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा इसको चार्ट के माध्यम से समझाएंगे तो विषय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए 404 नंबर की गाथा। अंगुल मावलियाए, अंगुल मावलियाए, भागम संखेज जुदो विसंखेजो, भागम संखेज जदो विसंखेजो, भागम संखेज जदो विसंखेजो, अंगुल मावलियंतो, अंगुल मावलियंतो, आवलियं चांगुला पूधत्तम, आवलियं चांगुल पूधत्तम। एक साथ बोलेंगे, अंगुल मावलियाए, भागम संखेज्जदो विसंखेज्जो, अंगुल मावलियंतो, आवलियम चांगुला पुधत्तम। क्या बता रहे हैं? अंगुलम, आवलिये, भागम, फिर असंख्यजदो विसंख्यजो, असंख्यात भी और संख्यात भी, अंगुल आवली यंतो, और अंगुल का मतलब अंगुलम अंगुल के, आवली यंतो, आवलियम चांगुल उद्धतम। अब देखो, इस गाथा के माध्यम से प्रत्येक का प्रमाण हमको यहां पर बताया जा रहा है।
यह जो 404 नंबर की गाथा है, बहुत सारे प्रमाण यहां पर क्लियर हो रहे हैं। अंगुलम आवलिये, अंगुल आवल्य, भागम भाग, असंख्योपि संख्येय, और संख्यात भी। अंगुलम आवल्यंतम, आवली। अब देखो दूसरी पंक्ति अभी छोड़ो, पहली का देखो। प्रथम कांडक मतलब यहां पर टोटल 19 भेद यहां पर हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम कांडक में अंगुलम आवलिये मतलब प्रथम कांडक में जो आवली का अंगुल है, उस अंगुल का असंख्यात्वे भाग प्रमाण। आवली मतलब असंख्यात्वे भाग प्रमाण, हम बोलते हैं ना घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। तो प्रथम कांडक में जो जघन्य क्षेत्र होगा वो घनांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होगा, और जो उत्कृष्ट क्षेत्र होगा वो घनांगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण होगा। तो अंगुल आवलिये, तो अंगुल को आवली का भाग दिया, तो वह भाग कितना होगा, वो घनांगुल का असंख्यात्वा भाग होगा। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। तो अंगुलम आवलिये मतलब घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। तो घनांगुल का प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र के घनांगुल का असंख्यात्वा भाग प्रमाण, उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। तो अंगुलम आवलिये भागम असंख्य दो, वह संख्यजो। तो प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र के घनांगुल के असंख्यात्वा भाग प्रमाण और उत्कृष्ट क्षेत्र के घनांगुल के संख्यात्वा भाग प्रमाण, यह जघन्य काल का प्रमाण अवली का असंख्यात्वा भाग तथा उत्कृष्ट काल का प्रमाण अवली का संख्यात्वा भाग, दोनों में एक तरह से चलेगा। प्रथम कांडक में सिर्फ इतना बता रहे हैं, प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र घनांगुल का असंख्यात्वा भाग प्रमाण, उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल का संख्यात्वा भाग प्रमाण, जघन्य काल वह भी आवली का असंख्यात्वा भाग प्रमाण, और उत्कृष्ट काल अवली का संख्यात्वा भाग प्रमाण। अंगुलम आवलियंतो, दूसरे कांडक में क्या होगा, अंगुलम घनांगुल का जो प्रमाण है वह कुछ कम एक आवली प्रमाण होगा। अंगुलम आवलियंतो आवलियम च अंगुलम उद्धतम। तो दूसरे कांडक में घनांगुल के क्षेत्र का प्रमाण और काल कुछ कम एक आवली प्रमाण होगा, और तीसरे कांडक में क्षेत्र के घनांगुल को पृथकत्व काल आवली के पृथकत्व प्रमाण होगा। अब देखो इस 404 नंबर की गाथा में 3 प्रकार के कांडक यहां पर बता रहे हैं, कैसे लगाने हैं समझो। पहला जो है, पहला कांडक उत्कृष्ट, वह जो है वो द्रव्य तो सबका समान चल रहा है, द्रव्य के विषय में अब विषय हमने ले नहीं रहे हैं, सिर्फ इतना समझ रहे हैं सूच्यांगुल के भाग प्रमाण द्रव्य में जब परिवर्तन होगा तब क्षेत्र में, और क्षेत्र में भी उतना परिमाण होने के बाद उतना ही काल में परिवर्तन होगा। तो द्रव्य और भाव का वर्णन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इस कांडक में, पहले कांडक में क्षेत्र और काल का बता रहे हैं। तो क्षेत्र क्या होगा, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, और काल क्या होगा, आवली का संख्यात्वा भाग। किसमें, पहले कांडक में। दूसरे कांडक में वो घनांगुल होगा मात्र, और काल क्या होगा, कुछ कम आवली प्रमाण होगा। तीसरे कांडक में पृथकत्व घनांगुल होगा, और काल क्या होगा, वह पृथक आवली होगा। अब देखो विषय अब थोड़ा सा कड़ा लग रहा है, अब थोड़े से कड़े विषय को हमने छू लिया है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ अर्थ क्या निकालना है, उतना अर्थ निकालना पहले सीखिए। अंगुलम आवलिये, अंगुलम आवलिये मतलब जो अंगुल का आवली में भाग देंगे तो उसको हम बोलते हैं अंगुलम आवलिये भागम, मतलब घनांगुल का असंख्यात्वा भाग प्रमाण। वह जो घनांगुल का असंख्यात्वा भाग प्रमाण, वह जो उसका काल है वह जघन्य क्षेत्र होगा प्रथम कांडक में।
और संखेज्य और उत्कृष्ट क्षेत्र उसी घनांगुल के संख्यात्व भाग प्रमाण होगा। असंख्यात्व भाग प्रमाण जघन्य और संख्यात्व भाग प्रमाण उत्कृष्ट, ये क्षेत्र के हिसाब से। काल में अब यहां पर लेना है आवलियम, आवलियाय है ना दूसरा शब्द, तो पहला शब्द है अंगुलम, तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग वह जघन्य क्षेत्र और अंगुल का संख्यात्वा भाग वह उत्कृष्ट क्षेत्र। दूसरा शब्द दिया आवली, तो अंगुल शब्द ले रहे हैं क्षेत्र के लिए, आवली शब्द ले रहे हैं काल के लिए। ठीक है, अंगुल शब्द किसके लिए ले रहे हैं? क्षेत्र के लिए। आवलिक शब्द ले रहे हैं काल के लिए। तो अंगुल का यहां पे अंगुल लगाना है घनांगुल, ठीक है, अंगुल लगाना है घनांगुल, तो घनांगुल असंख्यज्य और संख्यज्य और भाग शब्द दिया है, तो घनांगुल का असंख्यात्वा भाग और घनांगुल का संख्यात्वा भाग दो प्रमाण दिए। काल के लिए आवली का असंख्यात्वा भाग और आवली का संख्यात्वा भाग। अब आवली का असंख्यात्वा भाग ये काल का जघन्य प्रमाण है, हमको मालूम है। उत्कृष्ट प्रमाण यहां पर बता रहे पहले कांडक में आवली का संख्यात्वा भाग, और घनांगुल का असंख्यात्वा भाग जो है वह जघन्य क्षेत्र की मर्यादा, ये हमको मालूम है। पहले कांडक में उत्कृष्ट मर्यादा दे रहे हैं घनांगुल का संख्यात्वा भाग। पहली पंक्ति क्लियर हो गई क्या? अंगुलम आवलिये, अंगुल शब्द अलग करो, आवली शब्द अलग करो। अंगुल क्षेत्र के लिए, आवली काल के लिए। असंख्यात संख्यात, असंख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग, असंख्यात्वा भाग जघन्य के लिए, संख्यात्वा भाग उत्कृष्ट के लिए। क्षेत्र से संदर्भित क्षेत्र के लिए, काल से संदर्भित काल के लिए। ये पहली प्रमाण में जो पहला कांडक है उस कांडक में बता रहे हैं। दूसरे कांडक में अंगुलम आवली यंतो, दूसरे कांडक में अंगुलम मतलब घनांगुल का जितना प्रमाण है उस काल में आवलियम जो आवली है, मतलब दूसरे कांडक में क्या होगा, जो घनांगुल का प्रमाण है और काल में कुछ कम एक आवली प्रमाण, तो अंगुलम मतलब जितना घनांगुल है उतना ही क्षेत्र रहेगा दूसरे कांडक में, और जो काल रहेगा वह आवलियम च, वो उस आवली में से थोड़ा सा आवली घटाने पर, मतलब कुछ कम एक आवली जो है वो काल का प्रमाण है। तीसरे इसमें अंगुलम पुधत्तम मतलब पृथकत्व, तो तीसरे कांडक में जो क्षेत्र का प्रमाण है वो घनांगुल पृथकत्व और काल जो है वह आवली पृथकत्व। उसी अंगुल में और आवली में पृथक शब्द जोड़ देना है। अब देखो पहली गाथा का अभी तक हम सिर्फ अर्थ निकाले, तो पहली गाथा में तीन प्रकार के कांडक दे रहे हैं, तो पहले तीन कांडक समझो, पहला कांडक, दूसरा कांडक, तीसरा कांडक। पहले कांडक में क्या होगा, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग प्रमाण जघन्य क्षेत्र होगा और घनांगुल का संख्यात्वा भाग प्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र होगा। जब काल की मर्यादा होगी तो जघन्य काल आवली का असंख्यात्वा भाग होगा, उत्कृष्ट काल आवली का संख्यात्वा भाग होगा पहले कांडक में। दूसरे कांडक में क्षेत्र की मर्यादा अंगुल प्रमाण दी, मतलब घनांगुल ही है, और काल की मर्यादा कुछ कम एक आवली। और तीसरे कांडक में घनांगुल कितना होगा, पृथकत्व, और आवली जो है वह पृथकत्व प्रमाण। इस प्रकार से जो 404 नंबर की गाथा है उसमें बता रहे। अब देखो आपके पुस्तक में 197 नंबर के पेज में सबसे लास्ट में लिखा है पृथकत्व किसे कहते हैं, 3 से 9 तक की संख्या को पृथकत्व कहते हैं। मतलब तीसरे कांड में घनांगुल पृथकत्व मतलब 3 से 9 तक घनांगुल, और आवली पृथकत्व मतलब 3 से 9 तक आवली। ये काल का प्रमाण तीसरे कांड में होता है। अब देखो प्रथम कांडक जो होगा, प्रथम कांडक में क्षेत्र कितना होगा, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग और घनांगुल का संख्यात्वा भाग।
पहले इसमें काल कितना होगा, आवली का असंख्यात्वा भाग और आवली का संख्यात्वा भाग। तो उत्कृष्ट कितना होगा, घनांगुल का संख्यात्वा भाग क्षेत्र में और आवली का संख्यात्वा भाग उत्कृष्ट मतलब काल में। फिर दूसरे में क्षेत्र कितना होगा, घनांगुल प्रमाण। काल कितना होगा, कुछ कम, एक आवली। तीसरे में पृथकत्व घनांगुल मतलब 3 से 9 तक, और काल पृथकत्व आवली। इतना समझना अभी, ठीक है। एक सामान्य रूप से सिर्फ अर्थ ही समझना, इसको समझाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है इसको बार बार लेंगे, अभी चिंता मत करना। पहली बार में कोई भी विषय समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात बता रहे, पहले कांडक में जघन्य उत्कृष्ट क्षेत्र क्या है, जघन्य उत्कृष्ट काल क्या है। दूसरे कांडक में जघन्य उत्कृष्ट क्षेत्र क्या है, काल क्या है। तीसरे में क्या है, जघन्य उत्कृष्ट क्षेत्र और काल। इतनी बात बता रहे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। 405 नंबर देखो, आवलीय पुद्धंतम पुनः, आवलीय पुद्धत्तम पुनः, हत्तं तः गावूयं मुहूर्तं तु, हत्तं तः गावूयं मुहूर्तं तु, जोयन भिन्न मुहूर्तम, जोयन भिन्न मुहूर्तम, दिवसन्तोपन्नुवीसन्तु, दिवसन्तोपन्नुवीसन्तु। अब देखो, आवलीय पुधत्तम पुनः, आवली मतलब आवली का, पुधत्तम मतलब पृथकत्व, पुनः, हत्थम तथा गावुयम मुहत्तम तु, हत्तम मतलब हस्त, ये काल की मर्यादा का, क्षेत्र की मर्यादा का एकक है, इससे गिना जाता है, ठीक है ना। तो अब इसको समझेंगे, हत्तम तह गावुयम मुहूर्तम तु, हस्त तथा गावयम मतलब गव्योति, गव्योति को कोश बोलते हैं। यो नयत्याशु गव्योति कोशार्धे कम ससीदति, हमने पढ़ा था निष्ठोपदेश में। यो नयत्याशु गव्योति मतलब जो एक कोष तक ले जा सकता है उठाकर, वो कोशार्ध में क्या थक जाएगा, तो उसको बोलते हैं गव्योति। गव्यो मतलब कोश, मुहूर्तम मतलब मुहूर्त, मुहूर्त हमको मालूम है। फिर जोयन भिन्न मुहूर्तम, फिर योजन भिन्न मुहूर्त, फिर दिवसंतो, फिर दिवस अंत, पन्नुवीसमतु और पंचवीस। मतलब जो चतुर्थ कांड होगा उस चौथे कांड में, सॉरी हाँ, 1 2 3 कांडक हो गए, तो चतुर्थ कांडक में आवली पृथकत्वम, आवली पृथकत्व यह काल का प्रमाण होगा। पुनः और हस्त, जो हस्त प्रमाण है वह क्षेत्र का होगा। तथा मतलब आगे 5वें कांडक में क्षेत्र का प्रमाण गव्यूति मतलब एक कोश होगा, और काल का प्रमाण मुहूर्तस्तु, मुहूर्तस्तु मतलब मुहूर्त के अंदर मतलब अंतर मुहूर्त, इतना होगा। 6ठे कांडक में योजनम भिन्न मुहूर्त, 6ठे कांडक में क्षेत्र का प्रमाण योजनम मतलब योजन, और काल का प्रमाण जो है वह भिन्न मुहूर्त। भिन्न मुहूर्त क्या होता है, आप ही के पुस्तक में सबसे नीचे दिया है, देखो भिन्न मुहूर्त। भिन्न मुहूर्त मतलब एक आवली और एक समय से ऊपर तथा मुहूर्त के भीतर सब अंतर मुहूर्त के भेद है। भिन्न मुहूर्त का अर्थ मुहूर्त से कुछ कम अंतर मुहूर्त हुआ। अंतर मुहूर्त तो बहुत सारा है, सिर्फ अंतर मुहूर्त तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि बहुत सारे एक आवली और एक समय से ऊपर तथा मुहूर्त के भीतर सब अंतर मुहूर्त है। फिर भिन्न मुहूर्त किसको लेंगे, भिन्न मुहूर्त का अर्थ जो मुहूर्त होगा उससे कुछ कम,
एक आवली और एक समय के ऊपर वाला नहीं, मुहूर्त से कुछ कम मतलब 1 घंटे से कुछ कम। 1 घंटे से कुछ कम मतलब 19 जो मिनट होते हैं, 19 है, 58 है, 57 है, कुछ कम, ये होगा भिन्न मुहूर्त। ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, जो चतुर्थ कांड होगा आवली पृथकत्वम, मतलब उसमें आवली पृथकत्व, और क्षेत्र जो है वो हस्त प्रमाण होगा। पांचवें कांडक में गौव्यूति मतलब एक कोश प्रमाण, काल अंतर्मूर्त होगा। फिर छठे कांडक में योजनम मतलब एक योजन क्षेत्र होगा, और जो मुहूर्त है वह भिन्न मुहूर्त शब्द जो दिया वो काल का प्रमाण होगा। भिन्न मुहूर्त मतलब मुहूर्त से कुछ कम। सातवें कांडक में काल जो है वह कुछ कम दिवसांत, वह जो सातवें कांडक में काल जो है कुछ कम एक दिन, दिवस अंत, दिवस से कुछ कम मतलब एक दिन से कुछ कम। और क्षेत्र जो होगा पंचविंशस्तु मतलब 25 योजन, योजन शुरू हुआ था यहां से, तो उसमें पंचविंशति मतलब 25 योजन। अब पहले कांडक में जो ध्रुव और अध्रुव वृद्धि होगी वह असंख्यात बार होगी इसी तरह से। ठीक है। दूसरे कांडक में भी ध्रुव और अध्रुव वृद्धि होगी इसी से, लेकिन वो दूसरे कांडक में काल जो होगा वो कितना होगा, आवली पृथकत्व। अब इसके बीच में वो असंख्यात बार वृद्धि हो रही, होने दीजिए। क्षेत्र वो हस्त प्रमाण होगा, वो जैसे वो वहां पर हो रहा है वो उतना होने दीजिए, बस वो ध्रुव अध्रुव वृद्धि होती रहेगी। लेकिन पहला कांडक कितना है, मतलब कितने कांड तक वही वही विषय चलेगा, तो वो उस कांडक को चतुर्थ कांड, पांचवा कांड, वो कितना कितना है। भाई गन्ने के कांड तो हमें समझ में आ गए, लेकिन अब उसमें भी सारे समान नहीं रहते, कुछ छोटे बड़ी भी होते हैं। तो उसके अनुसार ये क्षेत्र और काल की जो मर्यादा है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो चतुर्थ कांडक में काल जो है वो आवलिक पृथकत्व और क्षेत्र हस्त प्रमाण। पांचवें कांडक में क्षेत्र एक कोश और काल अंतर मुहूर्त। छठे कांडक में क्षेत्र एक योजन और काल भिन्न मुहूर्त। सातवें कांडक में काल कुछ कम एक दिन और क्षेत्र 25 योजन होगा। अब देखो पहले कांडक पे चलो। पहले कांडक का क्षेत्र घनांगुल का संख्यात्वा भाग उत्कृष्ट हम पकड़ते हैं, काल आवली का संख्यात्वा भाग। दूसरे कांडक में क्षेत्र घनांगुल, काल कुछ कम आवली। तीसरे कांडक में क्षेत्र पृथकत्व घनांगुल लिखा और काल पृथकत्व आवली लिखा। चौथे कांडक में जो क्षेत्र है वो एक हस्त प्रमाण लिया और काल लिया पृथकत्व आवली। पांचवें कांडक में क्षेत्र एक कोश लिया, गौव्यूति एक कोश, काल अंतर्मुहूर्त। छठे कांडक में क्षेत्र एक योजन, काल भिन्न मुहूर्त। सातवें कांडक में क्षेत्र 25 योजन, काल कुछ कम एक दिन। ठीक है। अब ये हस्त क्या है, ये हस्त क्या है, ये कोष क्या है, इसको समझो। ये आपको इष्टोपदेश के समय भी शायद समझाया था और पिछले वर्ष भी ये विषय आया था, एक जगह पर इसको चार्ट के माध्यम से समझाया था। फिर भी देखो, ये जो हमारा अंगुल है ये एक अंगुल होता है, और ऐसे 6 अंगुल का एक पाद होता है। 6 अंगुल का एक पाद मतलब पैर की जैसी संरचना। ठीक है। फिर 2 पाद का एक विलस्त माना जाता है, ये मैं आपको लिख के दूंगा, इसमें घबराना नहीं है। 2 पाद का एक विलस्त, 2 विलस्त का एक हाथ होता है, जो क्षेत्र आया ना एक हाथ, वो 2 विलस्त का। तो 4 हाथ का एक धनुष्य होता है और 2000 धनुष्य का एक कोस होता है, और 4 कोस का एक योजन होता है, ये लघु योजन होता है। ठीक है ना। और महायोजन जो होता है वो 4 कोस को 500 से गुणित करेंगे, मतलब 2000 कोश जो है वो एक योजन महायोजन होता है। इस तरह से सामान्य रूप से 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद का एक विलस्त, 2 विलस्त का एक हाथ, इस तरह से क्षेत्र में हमें समझना है। तो आज हमने चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, 7वें कांडक तक देखा।
अभी देखो थोड़ा विषय ले लेते हैं, कांडक कांडक का विषय थोड़ा सा समझ के फिर कल जो है सिर्फ चार्ट ही हमें रहेगा। 406 नंबर की गाथा देखो। 406, भरहम्मि अद्धमासम, भरहम्मि अद्धमासम, साहीयमासं च जम्बुदीवम्मि, साहीयमासं च जम्बुदीवम्मि, वासं च मनुवलोये, वासं च मनुवलोवे, वासपुधत्तं च रुचगम्मि, वासपुधत्तं च रुचगम्मि। 7 कांडक हो गए। 8वें कांडक के बारे में बता रहे हैं। 8वें कांडक में भरते मतलब भरत क्षेत्र, जितना भरत क्षेत्र है उस भरत क्षेत्र प्रमाण क्षेत्र का प्रमाण होगा। ठीक है ना। जम्बू द्वीप से जो भरत क्षेत्र का हमने 19/6 भाग लेते हैं ना, तो उतना भाग भरत क्षेत्र का होता है। तो भरयम्मी मतलब भरत क्षेत्र के प्रमाण क्षेत्र होगा 8वें कांडक में। और काल सह्य मासम, सह्य मतलब जो मास है वह साधिक मास, तो काल का प्रमाण सहा अहिय मासम, साधिक मास। ठीक है। तो साधिक मास वह आगे, उससे पहले क्या शब्द आया, अर्ध मासम मतलब अर्ध मास। साधिक मास वह आगे इसमें आएगा 1 मास में, उससे पहले आया अर्ध मासम। तो 8वें कांडक में क्षेत्र का प्रमाण भरत क्षेत्र के प्रमाण है, और अर्धमासम मतलब अर्धमास, तो मास कितना होता है 30 दिन का, अर्धमास मतलब 15 दिन का, उसको हम पक्ष बोलते। उतना काल का प्रमाण 8वें कांडक में आएगा। 9वें कांडक में स अहिय मासम, जो 9वां कांडक आएगा उसमें अहिय मासम 1 महीने से कुछ अधिक काल का प्रमाण आएगा। और क्षेत्र क्या आएगा, जम्बू दीवमी, जम्बू द्वीप प्रमाण वह क्षेत्र आएगा। मतलब उतने तक जो एक कांडक बदला ना, एक कांडक बदला मतलब वहां तक जो है वह क्षेत्र उतना रहेगा, और समय वहां पर कितना बदलते हुए आएगा वो बता रहे हैं। तो जो 9वां कांडक है उसमें जम्बू द्वीप प्रमाण क्षेत्र होगा, और काल सह्य मासम मतलब 1 मास से कुछ अधिक। फिर 10वें कांडक में, 10वें कांडक में क्षेत्र मनुवलोए मतलब मनुष्य लोक प्रमाण। ठीक है ना। जो मनुष्य जम्बू द्वीप हुआ था, जम्बू द्वीप के बाहर जो 2.5 द्वीप है ना, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते हैं, तो 2.5 द्वीप प्रमाण क्षेत्र आएगा। और काल वासमच मतलब 1 वर्ष प्रमाण जो है वो काल आएगा, काल आएगा 1 वर्ष प्रमाण वासम। फिर 11वें कांडक में वासपुधत्तम, वासपुधत्तम मतलब वर्ष पृथकत्व, मतलब 3 से लेकर 9 वर्ष तक ये इतना काल आएगा। और क्षेत्र क्या आएगा, रुचगम्मी, रुचक द्वीप तक, जो जम्बू द्वीप फिर पुष्करवर द्वीप आदि ऐसे द्वीप लेते 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 नंदीश्वर द्वीप के पहले पहले कुछ रुचक द्वीप आता है, तो उस रुचक द्वीप तक उतना क्षेत्र होगा। और काल जो है वो वर्ष पृथकत्व होगा 11वें कांड में। ऐसे 11 कांड तक का वर्णन आज कर लेते हैं, फिर 19वें कांड तक जो है वो कल के इसमें और ले लेंगे। एक एक गाथा और ले लेंगे, उसमें 19वां विषय पूरा हमारा हो जाता है 19 कांडक का, फिर उसको समझेंगे कल के इसमें। ठीक है। एक गाथा लेनी है क्या, अच्छा नहीं ठीक है, समय बहुत हो गया, उसको कल ही समझेंगे। अब देखो आज से संदर्भित जो प्रश्न है वो हम कल ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर विषय पूर्ण नहीं हुआ है, तो इससे संदर्भित जो प्रश्नोत्तर है वो कल चर्चा करेंगे। बाकी कुछ विषय तो पूछिए अर्चना दीदी जी। भैया जी जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है भैया जी? हाँ बोलो बोलो। आवाज आ रही है बोलो भैया ना जी? आप। कांडक किसे कहते हैं? क्या? मतलब कांडक किसे कहते हैं? कांडक शब्द का अर्थ क्या है? अभी तो बताया। कांडक मतलब एक ही तरह का वर्णन जहां तक चल रहा है वह एक कांडक। जैसे ही वर्णन परिवर्तित हो गया अगला कांडक। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में पहले रील चलती थी, तो एक रील हो गई वो हाँ। एक कांडक। अब दूसरी रील परिवर्तित हो गई दूसरा अच्छा। कांडक। यूं अच्छा। समझिए, मान लो हमें, आप जहां से रहते हैं वहां से लेकर कुछ 10 गांव आगे जाना है, तो एक गांव आया, हाँ। अगला एक कांडक, दूसरा आया हाँ। दूसरा कांडक, तीसरा आया तीसरा कांडक, 10 गांव है तो 10 कांडक वहां मतलब पर भाग होंगे। ऐसा मतलब आप एक एक समझना। जो चीज क्षेत्र की जो सीमा खत्म हुई तो फिर दूसरी लगेगी तो दूसरा कांडक हाँ हो हाँ, जाएगा। वो दूसरा कांडक। अब उस क्षेत्र में काल कितना रहेगा तो उस काल की भी मर्यादा प्रत्येक कांडक में बताते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है भैया। हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय। राज रानी जी जैन बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी मुझे आपका फोन नंबर चाहिए, आप भेज दोगे? हाँ हाँ ठीक है ना। ठीक है, फिर मैं आपसे फोन पे ही कुछ पूछना है मुझे। ठीक है ठीक ठीक, जय जिनेन्द्र भैया जी। है। जय श्री दीदी जी जैन बोलिए। करना। हाँ जय जिनेन्द्र भैया। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया। हाँ भैया ये कह रहे हैं ध्रुव और आध्रुव को भी एक बार समझा दिए, थोड़ी बहुत शब्द एकदम समझ में नहीं आ रहा। देखो, ध्रुव मतलब होता है निश्चित संख्या का, जो निश्चित संख्या रूप से आगे आगे परिवर्तन होता रहता है ना, उसको बोलते हैं ध्रुव। और अध्रुव मतलब होता है संख्या का परिवर्तन होना। तो जहां पर आवली के असंख्यातवें भाग से ही आगे आगे वृद्धि हो रही है वह कहलाएगी ध्रुव वृद्धि। आप म्यूट कर लीजिए। जो दीदी को मेरा नंबर चाहिए था मैंने मैसेज करके इसमें टेक्स्ट मैसेज किया है। अब, और अध्रुव मतलब होता है जहां पर अवली के संख्यात्व और असंख्यात्व ऐसे मतलब परिवर्तित होते हुए, हम जैसे ध्रुहार ले रहा था, ध्रुहार मतलब क्या, निश्चित संख्या का ही उसमें भाग लगाना था। तो ऐसे ध्रुव वृद्धि मतलब निश्चित संख्या के माध्यम से वृद्धि होना, निश्चित एक 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 प्रदेश ही बढ़ना, तो वो ध्रुव वृद्धि होगी। और कभी एक प्रदेश, कभी दो, कभी एक, कभी दो, ऐसे अध्रुव वृद्धि इस तरह से होता है। ठीक है। हाँ, सागर ऑब्लिक अशोक लिखा है, बोलिएगा आप। अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जो ये कांडक है ना, कांडक में कांडक में किस चीज के बारे में बताया गया है भैया जी? कांडक में बता रहे हैं जो क्षेत्र, पहले देखो हमने द्रव्य को 15 स्थानों के माध्यम से भेद किया था। जी भैया। ठीक है। तो उन 15 स्थानों को हमने समझा था, वो होते असंख्यात स्थान। हाँ मतलब हाँ। जघन्य द्रव्य से लेकर, जो जघन्य देशावधि जानती है ना जिसको, उस हम्म, द्रव्य से लेकर जो सर्वावधि जिस द्रव्य को जान रहा है, बहुत सूक्ष्म तक जान रहा है, उतने भेद हमने किए थे। जी भैया। अब उस समय वो जो द्रव्य है वो छोटा 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 हो रहा है। ठीक है ना। जी भैया। पहले इस पेन को जाना, फिर पेन जी के अंदर के रिफिल को जाना, फिर रिफिल के अंदर के स्याही को जाना, फिर स्याही के अंदर जो लिक्विड डला था उस लिक्विड को जाना। वो द्रव्य जो है वो छोटा छोटा हो रहा है। बिल्कुल भैया। लेकिन क्षेत्र जो है वो बढ़ता 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 जाएगा। जी भैया। क्योंकि क्षेत्र की मर्यादा पहले क्या दी थी, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जघन्य जीव की अवगाहना, जितना वो क्षेत्र घेरेगा उतना क्षेत्र जघन्य अवधि उसको होगा। लेकिन अब परमावधि होगा तो क्षेत्र बढ़ेगा ना, सर्वावधि होगा तो और क्षेत्र बढ़ेगा। तो अब ये जी भैया। क्षेत्र बढ़ेगा किस तरह से, तो उसको 19 कांडकों के माध्यम से बता रहे हैं। पहले कांडकों में कांडक में बांट दिया उस क्षेत्र इतना को क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र को कांडकों में बांट दिया, इतना बड़ा हाँ विस्तार बस विस्तार बस हो बस गया। बस, उन उनको उन कांडकों में बांट क्षेत्र दिया को जितना क्षेत्र पूर्ण आएगा उसको 19 कांडकों में बांट दिया। क्योंकि इतने एक कांडक जगह वहां पे हो गए। एक जगह अपन उसका वर्णन नहीं कर सकते थे एक जगह, तो उसको अलग अलग कांडक में या कालखंड में बांट दिया अपन हाँ, ने उसको। ये बिल्कुल एक जगह वर्णन नहीं कर सकते, 19 में हाँ। इसलिए बांट दिया कि हम्म, पहले कांडक में जो उनकी वृद्धि होगी वह हम्म, समान रूप से होगी, काल की भी वहां समान रूप से होगी, जी और भैया जी। दूसरे कांडक में जो है वो भी समान रूप से होगी। अभी एक बार 19 कांडक हम समझते हैं,
फिर 19 कांडक लेकर उस 19 कांडक को लेने का यहाँ पर आचार्य महाराज का क्या औचित्य है, इस बात को भी समझेंगे। क्योंकि उन 19 कांडकों में पहले कांडक में एक समान रूप से कार्य चलेगा, दूसरे कांडक में समान रूप से कार्य चलेगा, उसको समझेंगे। बस अभी इतना समझिए, मतलब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम पहुंच रहे हैं, तो उस 19 स्थानों पर रुकते रुकते चल रहे हैं। अब 19 स्थानों में पहला स्थान जो होगा द्रविड़ का, वहां समान भाषा चलेगी। फिर अगली भाषा जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र की, वो समान रूप में चलेगी। ऐसा वो भाषा जो है परिवर्तित हुआ तो कांड परिवर्तित होगा, ऐसा कांडक परिवर्तित होगा, यूं समझना अभी सिर्फ। ठीक है जी जी बोला भैया तो जी। समझ में आ रहा होगा। आ रहा भैया जी, जब भी तो मैं क्वेश्चन किया समझ में आ रहा है, जब भी क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन क्यों करता। नहीं ठीक ठीक चलेगा। जय नहीं भैया, अभी जो उत्तर बताया वो भी समझ में आ गया ना थोड़ा आ बहुत। रहा आया भैया, समझ में आ गया। जी जी हम चलेगा उसको चलेगा ठीक। किसी सीमा में बांध नहीं सकते, उस सीमा को में बांधने के लिए ही अपन ने किया है, भाई इसमें अपन समझ सके, क्योंकि बस अब बस 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 भटक जाएंगे। उसमें 19 कांडक ऐसा में क्या समान है उसको बस हाँ। पढ़ना हमारा बाकी है, 19 कांडक के बाद उसको पढ़ेंगे। ठीक है अब जैसे आपने बताया कि जम्बू द्वीप के बराबर होगा, अब वो जम्बू हाँ द्वीप के बराबर वो कालखंड उसका माप कितना होगा, उसका कांडक का, कि जम्बू द्वीप के बराबर होगा वो बस वो बड़े कांडक क्षेत्र जो के है बराबर जम्बूद्वीप होगा, के या बराबर जम्मू होगा। द्वीप बड़े क्षेत्र का भी नाप बता दिया, बड़े क्षेत्र इतना बड़ा होगा ढाई द्वीप हाँ का, हाँ वो आपने नाप बताया। बस वो वहां पर उतना क्षेत्र उसका बढ़ जाएगा उस अवधि ज्ञान का। जी भैया जी, जी 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 भैया, जय भैया जी, बहुत अच्छा समझाया। सारिका दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, प्रथम कांडक का उत्कृष्ट जगन ने दिया है क्षेत्र और काल प्रमाण, घनांगुल के संख्याते भाग और घनांगुल के असंख्याते भाग। तो दूसरे कांडक का जो क्षेत्र है वो घनांगुल प्रमाण और काल जो है कुछ कम एक आवली प्रमाण है। तो ये जघन्य है कि उत्कृष्ट है? ये सब उत्कृष्ट है। और जघन्य फिर हम इसका किस जघन्य क्या कैसे लेंगे, जो पहले कांडक का उत्कृष्ट होगा ना उसमें वो अगले का एक जघन्य हो अधिक कर जाएगा? देंगे, बस कुछ अधिक अच्छा, कर देंगे तो वो अगला जघन्य हो जाएगा। कुछ अधिक करके वो जघन्य हो जाएगा अगले का, ऐसा हर कांडक में लगाते जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, ऐसा हर कांडक में करेंगे। ठीक है भैया, जय ठीक जिनेन्द्र। ठीक। सुनीता दीदी जी बोलिए। सुनीता दीदी जी अहाले। नीलम दीदी जी बोलिए आप। हाँ भैया जी, मैं ये हाँ बोल रही हूँ, अवधि ज्ञान का ही इतना चल रहा है, इतना ज्यादा जान रहा है, तो भी वो सर्वावधि तक मतलब कितना जानेगा वो? मतलब इतना देखो आगे आगे तक का जान रहे हैं वो, तो फिर सर्वावधि में वो जो है संपूर्ण लोक को जानेगा, वो असंख्यात नहीं, वो विषय अनंत भी वहां पर आएगा। यू समझना केवल ज्ञान से कुछ कम रहेगा बस। अच्छा, तो वो ठीक तो है अवधि ज्ञान हुआ, फिर अवधि ज्ञान का ही इतना ज्यादा बता रहे हो, हाँ तो फिर परमावधि, फिर सर्वावधि, फिर केवल ज्ञान, हाँ, मतलब वो आएगा ना अभी, वो नीचे वो लेंगे ना। अभी देखो एक भेद यहाँ पर बताए, फिर नीचे अभी सब बताएंगे। देशावधि, भाई जम्बू द्वीप लिया तो जम्बू द्वीप में क्या है देशावधि की मर्यादा, परमावधि की वहां पर क्या है, सर्वावधि क्या है, वो भी वहां पर लेंगे, वो विषय आएगा अभी। ठीक है ना। जी जी भैया, जय जय। जी उषा दीदी जी जैन बोलिए। उषा दीदी जी जैन। ठीक है कोई बात नहीं, आप प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज देना। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।